एलन मस्क ने सोचा कि यार कार फिक्स करना और रॉकेट भेजना तो आम हो गया है, चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोग अपने दिमाग से डायरेक्टली फोन को चला सके, वो भी बिना किसी टच के। न्यूरोलिंक बेसिकली एक छोटी सी चिप है जो कि हमारे माइंड में फिट हो जाएगी और फिर आपको सुपर ह्यूमन बनने के शॉर्टकट दे देगी। इमेजिन करो, आपको एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस चिप कनेक्ट करो और आपका पूरा सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। मान लो आप ट्रैफिक जाम में फंसे हो और लेट हो रहे हो, नो प्रॉब्लम, ड्राइविंग करते हुए ही बस अपने थॉट में सोच के ही घर के स्मार्ट डिवाइस को कमांड दो और ऑटोमेटिक चाय मेकर से चाय रेडी करवा दो ताकि घर पहुंचते ही आपका रिलैक्सेशन मोड ऑन हो जाए। लेकिन हाँ, कभी कभी ये टेक्नोलॉजी स्पाइडरमैन वाले अंकल बेन की याद दिलाती है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एलन मस्क ने सच में फ्यूचर टेक का एक मजेदार दरवाजा खोल दिया है जहाँ पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। न्यूरोलिंक है क्या? दुनिया भर में टेक्नोलॉजी रैपिड एडवांसमेंट के साथ एक ऐसा इनोवेशन है जो अभी के समय में सभी अरबपतियों के नजर में आ चुका है, और वो टेक्नोलॉजी है मशीन ह्यूमन कनेक्शन, यानी मशीन को इंसानी दिमाग से डायरेक्टली जोड़ना, नो मिडिल मैन। एलन मस्क का मानना है कि न्यूरोलिंक केवल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में ही क्रांति नहीं ला सकता, बल्कि ये टेक्नोलॉजी एक सामान्य इंसान के ब्रेन को भी इनहेंस कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी में जो पहले सोचा भी नहीं गया, यानी कि आम इंसान के ब्रेन को न्यूरोलिंक के जरिए और फास्ट बनाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी में ऐसी पोटेंशियल है कि वो हमारे सोचने की क्षमता, किसी नई चीज को सीखने की गति और यहाँ तक कि हमारे नॉर्मल एक्सपीरियंस को भी इनहेंस कर सकता है। न्यूरोलिंक काम कैसे करता है? असल में ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। इंसान के दिमाग और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच न्यूरोलिंक का कोर चिप है BMI, यानी ब्रेन मशीन इंटरफेस, जो कि अल्ट्रा फाइन थ्रेड और सोफिस्टिकेटेड चिप का यूज करता है। चिप ह्यूमन ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। ये थ्रेड्स इतने छोटे होते हैं कि सर्जिकल रोबोट की जरूरत पड़ती है ताकि ये चिप ब्रेन के पार्ट से एक्यूरेटली कनेक्ट हो पाए। ये BMI ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैच करता है और उन्हें डिजिटल कमांड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर आप सोचते हैं कि आपको अपना हाथ उठाना है, तो ये थॉट, जो कि एसेंशियली एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसे कैच करके मशीन आर्म्स को भेज देती है, जिससे बिना किसी फिजिकल एनर्जी के प्रोस्थेटिक आर्म्स को उठाया जा सकता है। वैसे ये एक एग्जाम्पल था, असल में इसका पोटेंशियल और भी ज्यादा है। दिमाग में मौजूद न्यूरोलिंक चिप का एम है लाखों न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन बनाना। चिप में मौजूद हर एक थ्रेड बहुत ही पतला होता है, अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन हेयर के थिकनेस के बराबर। वो एक थ्रेड 1000 न्यूरॉन से बात करने की क्षमता रखता है। ये डायरेक्ट न्यूरो कनेक्शन, हाई फिडेलिटी और रियल टाइम कम्युनिकेशन को इनेबल करते हैं। न्यूरोलिंक दिमाग में डाला कैसे जाता है? न्यूरालिंक BMI चिप को दिमाग में डालने के लिए बहुत सर्जिकल प्रोसीजर लगता है। न्यूरालिंक को इम्प्लांट करने के लिए एक हाईली सोफिस्टिकेटेड रोबोटिक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ये रोबोट न सिर्फ थ्रेड को प्रेसिजली प्लेस करते हैं, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट ये भी इंश्योर करते हैं कि ब्रेन टिश्यूज डैमेज न हो जाएं। प्रेसिजन और मिनिमल इन्वेसिव अप्रोच रखा जाता है, यानी ब्रेन को कम से कम डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। न्यूरालिंक के आम इंसान के लिए फायदे। इस टेक्नोलॉजी का असर नॉर्मल लोगों की कम्युनिकेशन और रोज की आदतों पर ही पड़ेगा। इनहेंस्ड ह्यूमन कैपेबिलिटी। सोचो, अगर हम अपने ब्रेन को किसी नॉलेज बेस से कनेक्ट कर पाएं, न्यूरोलिंक का इस्तेमाल करके हम सभी ऑब्जेक्ट्स को मिनट्स में लर्न कर लेंगे या फिर अपने मेमोरी को एक्सपोनेंटली इनहेंस कर पाएंगे। ये ह्यूमन लर्निंग को एक नए लेवल तक लेकर चला जाएगा। कम्युनिकेशन। इमेजिन करो कि आप बिना लिखे और बोले व्हाट्सएप पर चैट टाइप कर रहे हो। ये पॉसिबल है न्यूरोलिंक के साथ, और सिर्फ मशीन्स के साथ ही नहीं बल्कि इंसानों के साथ भी वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकता है। वो कैसे? लेट्स हेड टू द नेक्स्ट सेशन। टेलीपैथी और न्यूरालिंक के जरिए दो लोग आपस में टेलीपैथिकली कैसे बात कर सकते हैं? इसका बेसिक आइडिया ये है, सबसे पहले दोनों व्यक्तियों को अपने ब्रेन में न्यूरालिंक चिप को इम्प्लांट करना होगा। ये चिप उनके ब्रेन के सिग्नल्स को पढ़ेगा और रिकॉर्ड करेगा। तब न्यूरालिंक चिप उस थॉट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ये सिग्नल फिर वायरलेसली दूसरे व्यक्ति के न्यूरालिंक चिप में रिसीव होते ही उसका चिप सिग्नल्स को डिकोड करेगा और उसे व्यक्ति के ब्रेन में एक अंडरस्टेबल फॉर्म भेज देगा। इस तरह पहले व्यक्ति के थॉट्स बिना किसी वर्बल या फिजिकल मीडिया के डायरेक्टली दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे। इस प्रोसेस से दो व्यक्ति रियल टाइम में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं।
वो भी सिर्फ सोचने से। शुरुआत में सिंपल थॉट्स और इमोशंस को ट्रांसफर करना आसान होगा, लेकिन समय के साथ जब दोनों व्यक्ति सिस्टम के साथ और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को भी शेयर कर पाएंगे। न्यूरालिंक में ये सब चीजें म्यूचुअल कंसेंट यानी एक दूसरे की सहमति और प्रॉपर प्राइवेसी सेटिंग के साथ होता है। मतलब आप जिसे चाहोगे सिर्फ उसी के साथ आपकी थॉट शेयर होगी, और किन स्पेसिफिक कैटेगरीज के थॉट्स आपको शेयर करना है ये भी आपके कंट्रोल में रहेगा। न्यूरालिंक का ये स्टेज बिलियंस ऑफ फंडिंग के चलते अभी एडवांस्ड स्टेज पर है, और ये आने वाले समय में इंसानों के कम्युनिकेशन का तरीका बिल्कुल पलट कर रखने वाला है। न्यूरालिंक एंड म्यूजिक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। न्यूरालिंक पोएट, म्यूजिशियंस या फिर किसी भी क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि वो सिर्फ सोच के ही इंटरेस्टिंग कंपोजिशन क्रिएट कर पाते हैं। मतलब जो धुन या संगीत उनके दिमाग में है उसे सीधा डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को फिजिकली छुए। म्यूजिशियंस अपने आइडियाज को डायरेक्टली दूसरे म्यूजिशियंस के साथ शेयर कर सकते हैं बिना किसी वर्बल या रिटर्न कम्युनिकेशन के। ये एक नए तरह का कोलैबोरेशन इनेबल करता है जो इसके पहले संभव नहीं था। ये सब पोटेंशियल बेनिफिट्स न्यूरालिंक को सिर्फ एक मेडिकल डिवाइस से ज्यादा बनाते हैं। ये टूल है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसके एप्लीकेशन वास्ट हैं और अभी तो हमने सिर्फ सरफेस को जाना है इसकी पॉसिबिलिटीज की। न्यूरालिंक एंड मेडिकल मैजिक। एलन मस्क का विजन सिर्फ एक हाई टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। उनका असली गोल है सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, स्पाइनल कोड इंजरी और ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशंस का इलाज तलाशना। इमेजिन करो कोई पैरालिसिस से सफर कर रहा है, ये उसे चलने में मदद कर सकता है। ये एक्चुअली में पॉसिबल है, ना कि साइंस फिक्शन। रिस्टोरेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस। जो लोग किसी बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से अपने शरीर का मोटर फंक्शंस खो चुके होते हैं, जैसे कि चलना या हाथ हिलाना, उनके लिए ये नई उम्मीद लेकर आया है। ये डायरेक्टली ब्रेन सिग्नल्स को रीड करके आर्टिफिशियल लिम्ब्स को कंट्रोल कर सकती है, जिससे लोग अपनी खोई हुई मोटर एबिलिटीज को फिर से पा सकते हैं। ये इंसान और मशीन के बीच में फर्क मिटा देने की कैपेबिलिटी रखता है। ये तो बस शुरुआत है, ये टेक्नोलॉजी और भी इवॉल्व हो रही है। हम न्यूरालिंक के और भी बहुत सारे ग्राउंड ब्रेकिंग एप्लीकेशंस को देखेंगे। न्यूरालिंक को कई लोग नकारात्मक क्यों मानते हैं? जब भी हम बात करते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की या किसी भी न्यूरालिंक की, तो एथिकल कंसिडरेशन सामने आते हैं। आखिरकार जब टेक्नोलॉजी हमारे ब्रेन से डायरेक्टली जुड़ रही है तो कंसर्न्स आना तो स्वाभाविक है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है। जब हमारे थॉट्स, मेमोरी और फीलिंग्स को इंटरप्रेट किया जा सकता है तो ये डाटा प्रोटेक्ट कैसे होगा? क्या गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन के पास ये डाटा नहीं रहेगा? ये क्वेश्चन प्राइवेसी राइट्स और पर्सनल फ्रीडम को डीपली इफेक्ट करता है। क्या न्यूरालिंक से ब्रेन हैक हो सकता है? न्यूरालिंक के आसपास की एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी के बीच ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इसमें कई सिक्योरिटी कंसर्न हैं। बहुत से हैकर्स पर्सनल थॉट्स, मेमोरीज, इंटरनल डिवाइसेस तक पहुंच रहे हैं, और अगर प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स ना लिया जाए तो ये इंफॉर्मेशन हैकर्स के लिए एक्सेसिबल हो सकता है। अगर किसी तरह से हैकर्स को ऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाए तो वो पोटेंशियली ब्रेन के सिग्नल्स को मैनिपुलेट भी कर सकता है। इसका मतलब है कि वो आपके डिसीजंस, आपके इमोशंस और आपके पास मौजूद मेमोरीज को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस है। सेफ गार्डिंग मेजर्स। न्यूरालिंक और इसी तरह की और कंपनी जो BMI पर काम करती हैं, उनको ये एंश्योर करना होगा कि उनके डिवाइसेस हाईएस्ट लेवल के इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हों, क्योंकि ये फिजिकल हेल्थ की बात नहीं है, ये गहरा मैटर है। इंक्रिप्शन टेक्निक्स और मल्टी फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन, इस स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना एसेंशियल होगा ताकि यूजर्स का डाटा सेफ रहे। ब्रेन हैकिंग एक सीरियस कंसर्न है। न्यूरालिंक और सिमिलर टेक्नोलॉजी के कांटेक्ट में जो कंपनी काम कर रही है, ब्रेन टेक्नोलॉजी में वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रही है ऐसे फायरवॉल को बनाने के लिए जो कि ब्रेन हैकिंग को रोक पाए। और ये ट्रू है कि प्रॉपर सेफ गाइड्स और स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी मेजर्स के साथ हम इस ब्रेन हैकिंग वाले पोटेंशियल थ्रेड को मैनेज और इंटीग्रेट कर सकते हैं। न्यूरालिंक एंड इनइक्वालिटी। अगर न्यूरालिंक सिर्फ अमीर और प्रिविलेज लोगों के लिए एक्सेसिबल है तो क्या ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी को और वाइप नहीं कर देगा? टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना एक बड़ा चैलेंज है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए लोग इन हैंड कैपेबिलिटी को अचीव करेंगे, जिससे बेटर मेमोरी और फास्ट लर्निंग होगी, विच विल क्रिएट अ न्यू क्लास ऑफ ह्यूमन, सुपर ह्यूमंस। पर नेचुरली ये सवाल उठता है कि क्या सोसाइटी में हर किसी को चांस मिलेगा? विच गेट डिस्कस टू द नेक्स्ट टॉपिक।
न्यूरालिंक लगवाने की टेक्निक। इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और प्रोड्यूस करना काफी महंगा है। हाई एंड मटेरियल प्रोसीजर वाली इंजीनियरिंग और सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इवॉल्व को बढ़ावा देते हैं। न्यूरालिंक को ब्रेन में इंसर्ट करने के लिए सोफिस्टिकेटेड सर्जरी का यूज होता है और इसमें इन्वॉल्व होने वाले मेडिकल प्रोफेशनल की फीस बहुत ही हाई होती है। चिप लग जाने के बाद या सर्जरी हो जाने के बाद पोस्ट इम्प्लांटेशन की भी नीड होती है और ये सब एडिशनल मेंटेनेंस कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि अभी तक एग्जैक्ट कितना खर्चा होगा ये जानकारी नहीं है, लेकिन स्पेक्यूलेशन है कि न्यूरालिंक इम्प्लांट का कॉस्ट $10,000 में यानी 10 लाख रुपए के ऊपर जाता है। मस्क ने पहले बताया था कि उनका लॉन्ग टर्म गोल है कॉस्ट को $10,000 यानी 10 लाख के ऊपर से $1,000 तक लाना, यानी 1-1.5 लाख रुपए तक के नीचे। ये एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है और फिलहाल एक्चुअल कॉस्ट तो लाखों में होगी, यानी 10 लाख के आसपास। टेक्नोलॉजी मैच्योर होती है और प्रोडक्शन स्केल अप होता है। हालांकि कॉस्ट कम होने की उम्मीद है। कॉस्ट कम होने वाला पैटर्न टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काफी बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन और कंप्यूटर के प्राइस टाइम के साथ कम होते गए। ऐसा प्रोडक्शन न्यूरालिंक के केस में भी हो सकता है। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगी और प्रोसीजर्स मोर स्टैंडर्ड होते जाएंगे, इम्प्लांट कॉस्ट कम होने की उम्मीद है। और न्यूरालिंक की टीम का ये गोल है कि टेक्नोलॉजी को ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया जाए ताकि इसके बेनिफिट्स प्रोवाइड को पॉपुलेशन तक पहुंचाया जा सके। क्या न्यूरालिंक इवोल्यूशन के अगेंस्ट है? थॉट्स, इमोशन और फीलिंग को रीड करना और अल्टर करना क्या ह्यूमन बॉडी के नेचुरल इवोल्यूशन के खिलाफ नहीं है? क्या नेचुरली लोग इंसानियत को पीछे छोड़ रहे हैं? जो लोग मानते हैं कि न्यूरालिंक अगेंस्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन के, उनका कहना है कि ह्यूमन को किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन केयरफुली कंसीडर किया जाना चाहिए, स्पेशली जब वो हमारे बायोलॉजिकली सिस्टम से इंटरेक्ट करे। हमारा गोल होना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी का यूज ऐसे करें जिससे नेचर और उनके लॉज के साथ हार्म ना हो, रेदर देन अगेंस्ट जाकर इंश्योर करें कि दे रिस्पेक्ट आवर प्लैनेट्स और उनके नेचुरल लॉज। न्यूरालिंक के खिलाफ वाले लोगों के हिसाब से दिमाग में चिप डालना प्रकृति को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा, पर दूसरी तरफ सपोर्ट करने वाले वैज्ञानिक ये कहते हैं कि प्रकृति के नियम यानी लॉज ऑफ नेचर इवॉल्व होते रहते हैं और हम ह्यूमंस हजारों सालों से नए टूल्स और टेक्नोलॉजी के जरिए इस सेंस में टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट एंड न्यूरालिंक सेंस बनाता है। और इसलिए न्यूरालिंक को सपोर्ट करने वाले वैज्ञानिकों का ये मानना है कि न्यूरालिंक अगेंस्ट नेचर नहीं है, ये शायद ओवर थिंकिंग है बस। ये एक्चुअली में ह्यूमैनिटिक टेक्नोलॉजी है। न्यूरालिंक जैसी टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बोर्ड्स को ये इंश्योर करना होगा कि ये टेक्नोलॉजी सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन करंट लॉज और रेगुलेशन को अपडेट करना और इंटरनेशनल लेवल पर एक कंसेंसस बना पाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसी टेक्नोलॉजी को रेगुलेटरी अप्रूवल मिलना एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। डिफरेंट कंट्रीज के लॉज और रेगुलेशंस कैरी करना न्यूरालिंक के ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन को चैलेंजिंग बना सकता है और ये इंश्योर करना कि ह्यूमन ट्रायल्स एथिकली कंडक्ट हो और पार्टिसिपेंट्स का राइट प्रोटेक्टेड रहे, ये बहुत जरूरी हो जाता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी को दुनिया में फैलाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एथिकल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है। गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बोर्ड्स को गाइडलाइंस डेवलप करनी होगी जो कि ब्रेन डेटा को प्रोटेक्ट कर पाए और मशीन ह्यूमन कनेक्ट टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना हो पाए। एडिशनली गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों को पता चले कि न्यूरालिंक चिप दिमाग में डालने में किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व है। ये डिस्क्लोजर वैसे ही होंगे जिस तरह से रियल लाइफ में बैटिंग, गैम्बलिंग और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के गवर्नर मैंडेटरी रिस्क डिस्क्लोजर होते हैं। डेंजरस ऑफ न्यूरालिंक डिवाइस को ह्यूमन ब्रेन में प्रोसीजरली प्लेस करना एक मेजर टेक्निकल चैलेंज है। सर्जिकल रोबोट और अल्ट्रा फाइन थ्रेड्स का यूज करके दिमाग में चिप डालने वाली प्रक्रिया मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी रिस्क का डैमेज टू ब्रेन इश्यूज फिर भी होता है। और अगर चिप ब्रेन में 100% सही तरह से लग भी जाए तो उसके बाद ब्रेन में इम्प्लांटेशन डिवाइसेस के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है और बायो कैपेबिलिटी बहुत बड़ा कंसर्न है। ये इंश्योर करना कि डिवाइसेस टाइम के साथ डिग्रेड नहीं होंगे या बाद में जाकर बायोलॉजिकली रिएक्शंस तो नहीं होंगे, इसके ऊपर लॉन्ग टर्म रिसर्च डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। ये चैलेंज और लिमिटेशन ये बताते हैं कि न्यूरालिंक के पार्ट्स में अभी काफी हर्डल्स हैं जो ओवरकम करने होंगे, पर टेक्निकल इनोवेशन और एथिकल कंसिडरेशन के बैलेंस अप्रोच के साथ इस टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन संभव है। न्यूरालिंक का भविष्य। न्यूरालिंक और एआई न्यूरालिंक, वर्चुअल रियलिटी न्यूरालिंक और
ऑगमेंटेड रियलिटी। ये इंटीग्रेशन न्यूरालिंक के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। इमेजिन करो जहां आप अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं बिना हाथ हिलाए। मार्वल के आयरन मैन से भी ज्यादा एडवांस। या सोचो आप अपने थॉट्स के जरिए किसी से भी बात कर पा रहे हो। ये ना सिर्फ एंटरटेनमेंट हो सकता है बल्कि एजुकेशनल भी हो सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स। अभी तक फिलहाल कितने लोगों के अंदर एक्चुअल में न्यूरालिंक चिप इम्प्लांट किया गया है, ये बड़ा सवाल है। जितने प्रॉपर लोगों पर ये ट्रायल हुए हैं विद गवर्नमेंट अप्रूवल, उन लोगों की लिस्ट कभी कंपनी ने पब्लिक में रिवील नहीं की है, बट उनका कहना है कि वो जल्द ही रिवील करेंगे। सिर्फ एक को छोड़कर, मॉलैंड एरबक, एक 19 साल का लड़का पहला ह्यूमन ट्रायल पार्टिसिपेंट बना। उनका पैरालिसिस साल 2016 में एक ड्राइविंग एक्सीडेंट के बाद हुआ था। न्यूरालिंक उन्हें अपने दिमाग से अपनी परफेक्ट वीडियो गेम सिविलाइजेशन 6 को लंबे समय तक खेलने की सुविधा देता है, जो कि पहले उनके लिए नामुमकिन था। उनका कहना है कि इम्प्लांट करने की जो सर्जरी थी वो सुपर इजी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें फ्रेंच और जापानी सीखने में न्यूरालिंक ने मदद की, और उन्होंने ये कहा कि चिप लगाने के बाद सिर्फ 1 दिन के अंदर उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया बिना किसी समस्या के साथ। न्यूरालिंक के साथ उन्हें रोज नई चीजें सीखने को मिलती है। लंबे समय तक वीडियो गेम्स खेलने के बाद न्यूरालिंक को रिचार्ज करना पड़ता है, लेकिन वो मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी उनकी लाइफ बदलता है, जो कि हमें अगले टॉपिक पर लाता है, बैटरी लिमिटेशन। न्यूरालिंक चिप में एक छोटी सी बैटरी होती है जो वायरलेसली चार्ज हो सकती है। वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी पहले से ही कुछ मेडिकल डिवाइसेस में यूज होती है, जैसे कि सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्रेन सिम्युलेटर पेशेंट, जो पेशेंट के स्किन के अंदर इम्प्लांट होता है और बाहर से वायरलेस चार्ज भी होता है, जिसका एम है कि यूजर्स को कम से कम डिस्कम्फर्ट हो और डिवाइस को आसानी से मैनेज किया जा सके। इसलिए इस टेक्नोलॉजी के लिए वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन एक बहुत ही सही ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि जब भी डिवाइस को चार्जिंग की ज़रूरत होगी तो यूज़र्स को सिर्फ चार्जिंग पैड पर सो जाना होगा कुछ मिनट के लिए, या फिर उसके पास जाकर बैठ जाना होगा और डिवाइस अपने आप रिचार्ज हो जाएगा बिना किसी वायर या एडिशनल हैसेंस के। कंक्लूजन, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसने साइंस फिक्शन को रियलिटी में बदल दिया है। जैसा कि हमने देखा, न्यूरालिंक का सफर अभी शुरू हुआ है और आगे चलकर ये कैसे इवॉल्व होता है और किस तरह से हमारी दुनिया को बदलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। मे बी इसे फ्यूचर में खुद को चार्ज करने की जरूरत ही ना पड़े, या ये ब्रेन से ही अपने आप को चार्ज कर ले। इस कहानी के हीरो एलन मस्क हैं, जो और कोई नहीं कर रहा, ये वो कर रहे हैं। तो आप कमेंट में ये बताएं कि आपको ये वीडियो और ये इन्वेंशन कैसी लगी। ओके, ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।